नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी स्टडी चैनल में। और आज के क्लास में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था। कक्षा 12वीं क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे। रासायनिक बल गतिकी जो हमने पिछले वीडियो में जाना, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है ना, उसका प्रकार क्या है। औसत वेग और ताक्षणिक वेग दो वेग होते हैं। उनका इकाई क्या होता है, इकाई मोल पर लीटर पर सेकंड होता है ना। सांद्रता बटे समय है, सांद्रता को मोल पर लीटर में नापते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। और अभिक्रिया के वेग को प्रायोगिक निर्धारण क्या है। देखिए, अभिक्रिया का वेग तो हम थ्योरेटिकल रूप से नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें लैब में उसको प्रयोग के रूप में एक्सपेरिमेंट करके ही हम उसके वेग को निर्धारण कर सकते हैं। और हमने जाना कि ये जो प्रायोगिक निर्धारण है उसमें हम किसी मिश्रण को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके कुछ समय पश्चात समय पश्चात उसको लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर उसका मेजरमेंट लेते हैं, कितना ख़त्म हो गया, कितना बाकी रह गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट उसमें कितना बन गया, मतलब कि कुल मिला के उसके सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ है, उसके हिसाब से हम उसकी गणना करते हैं। लेकिन जिनमें प्रेक्षणीय गुण रहते हैं, जैसे कि रंग में बदलना, दाब में बदलना, दाब में परिवर्तन होना, आयतन में परिवर्तन होना, विद्युत चालकता में परिवर्तन होना, इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, जो बिना सैंपल निकाले हम जान सकते हैं उसको, तो उसमें उस प्रकार से भी इसी तरीके से प्रैक्टिकल करके हम लैब में ये निर्धारण कर लेते हैं कि उसका वेग क्या है। और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने जाना। कारक में कि ताप होता है जो प्रभावित करता है, सांद्रता होता है जो प्रभावित होता है, ताप बढ़ने पे बढ़ जाता है। अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पे कम हो जाएगा। सांद्रता जो है, सांद्रता बढ़ाने पे बढ़ जाता है। कई रिएक्शन ऐसे भी हैं जो सांद्रता बढ़ाने घटाने से फर्क नहीं पड़ता। ये आज हम पढ़ेंगे ऐसे कौन सी रिएक्शन है जो सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतः मैक्सिमम जो ऐसे क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं जो सांद्रता पे निर्भर करती हैं, ठीक है। और क्या हो गया, और क्या था इस पे, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक भी प्रभाव करता है अभिक्रिया के वेग को। उसके अलावा दाब है, दाब भी प्रभाव करता है। पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, ये भी करता है। और क्या था, 1 2 3 4 5 विकिरण था, विकिरण। और एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि अभिकारक की प्रकृति, जो रिएक्टेंट है, अभिकारक का प्रकृति जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये सब कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। वेग का नियम पढ़ा था हमने, रेट लॉ। तो सांद्रता पे जो निर्भरता है उसे गुल्सबर्ग और वागे जो 1867 में उन्होंने पाया था एक्सपेरिमेंट करके, कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जिनका वेग जो है उनकी सांद्रता पर निर्भर तो करता है, लेकिन उनकी सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। जिसके हिसाब से निकला था अपना दर अनुक्रमानुपाती। हम मान लो अगर ए लेते हैं, अभिकारक को ए और बी लेते हैं, तो ए बी ऐसे करके हो जाएगा। और उनका जो मोलों की संख्या या आयनों की संख्या या अणुओं परमाणुओं की संख्या जो रहेगी उसके घातांक के रूप में रहेंगे। यानी कि कल हमने एक परिभाषा भी देखा था कि अभिक्रिया का दर जो है, वेग नियम, जिसे दर नियम कहते हैं, ये वह व्यंजक होता है जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग को अभिक्रियाओं के मोलर सांद्रता में घातांक लगाकर व्यक्त करते हैं। तो यहाँ ऐसे एक्स और वाई, ये दोनों जो घातांक हैं, ये हम नहीं कह सकते कि अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या है। ये वो मोलों की संख्या है, मतलब जो हमें रिएक्शन में जो रिएक्शन इक्वेशन रहेगा, केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन रहेगा उसमें जो लिखा रहेगा, ये वही सेम वैल्यू नहीं हो सकते। ये वैल्यू वो वैल्यू है जिन पे अभिक्रिया निर्भर करता है, वो वैल्यू है। अब कितना निर्भर करता है, अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन, ऐसा दर नियम के हिसाब से कोई दिया है और उसमें लिखा है कि यहाँ हाफ है, यहाँ 2 है, ऐसा लिखा है, यानी कि इस अभिकारक जो है, वो अभिक्रिया जो है, इतने घातांक पे वो निर्भर करता है ना। तो ये निर्भर करने वाला घातांक है। तो ये दर नियम हमने देखा था
इसी में हमने देखा था, इसे अगर हटा दें, इसे इक्वल टू कर दो तो यहाँ पे के लिख देते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो आज हम जानेंगे वेग स्थिरांक के लक्षण जानेंगे, और उसके अभिलाक्षणिक गुण क्या है, अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। लेकिन कल हमने जो पढ़ा था ये सब चीज़ें, इन पे एक दो सवाल कर लेते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि अभिक्रिया का वेग निकालते कैसे हैं। अगर हमें सवाल दिया है तो उसका अंकित प्रश्न एक दो ठो कर लेते हैं, उसमें अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सवाल है। ये सवाल है, इसमें कहता है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो अभिक्रिया के लिए, ऐसे अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 मोलर से इतना सांद्रता दिया है, 25 मिनट में परिवर्तन होकर 0.02 मोलर हो जाती है। इतना परिवर्तन हो रहा है 25 मिनट में, तो औसत वेग की गणना सेकंड में तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। दोनों इकाइयों में हमें क्या करना है? औसत वेग की गणना करना है। तो औसत वेग क्या होता है? अभिक्रिया का दर, औसत दर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। औसत दर बराबर क्या होगा? माइनस डेल्टा आर, है ना, R2 माइनस R1 हो जाएगा। उसमें अपन परिवर्तन देखेंगे तो डिवाइड बाई डेल्टा टी हो जाएगा, ऐसा। तो R2 माइनस R1 क्या दिया है? R2 दिया है, ये तो R1 था, फिर R2 होता है, तो 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाई डेल्टा टी क्या दिया है? 25 मिनट दिया है, तो 25 मिनट यहाँ किस में है? ये मोल पर लीटर में है। यहाँ पे ये मोल पर लीटर है, मोलर दिया है तो मोल पर लीटर है। इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस 0.01 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू आ जाएगा, इधर गुणित 10 टू द पावर -2 कर दो, है ना। ये इधर 100 का गुणा कर दो तो ये 1 हो जाएगा, 3 कर दो, 1000 का गुणा कर दो तो ये 10 हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर भी 1000 का गुणा कर दो तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसे काट देते हैं अभी, यानी कि ये 1000 इसमें लग जाएगा, तो 0, ये 10 हो जाएगा डिवाइड बाई, अरे 10,000 का करना पड़ेगा, तो 100 कर देते हैं डिवाइड बाई 25 इंटू ये 3 है उसको 4, यानी 10,000 का गुणा -4, है ना। ऊपर में गुणा किए हैं, नीचे वाले को ऊपर चढ़ा दिए हैं यहाँ पर, तो 25 ये 4, तो इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा मोल पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट, इतना आता है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ लिख सकते हैं 0.0004 मोल पर लीटर पर मिनट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये मिनट में हमको औसत वेग मिल गया, है ना। वो 10 टू द पावर -4 था, तो हमने गुणा कर दिया तो 0.0004 आया। ठीक है, इसी को हम सेकंड में करेंगे तो क्या करेंगे? इंटू 0.0004 इंटू क्या कर देंगे? सेकंड में करना है तो मिनट है, सेकंड में करेंगे तो 1/60 कर देंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो इसको आना चाहिए 6.66 आ जाएगा, है ना। 6.66 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड पे आंसर आ जाएगा ये। तो ऐसे हमने निकाला पर मिनट पे, और ये पर सेकंड के मिनट में है, उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो डिवाइड 60 कर देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा इतना, है ना।
अगर इसे बराबर हम लिखें तो 0.000, इसे हटा दें तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 6 6 ऐसा हो जाएगा। ये जो दशमलव है वो 6 स्थान पहले चले जाएगा, है ना। तो यहाँ जो दशमलव था वो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ गया। इतना मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये सेकंड में आंसर हो गया। एक और सवाल कर लेते हैं ऐसे ही। ये हमारा एक और सवाल है। 2A जो है, देखो यहाँ पर मोलों की संख्या 2 ठो है, 2 ठो A मिलकर उत्पाद बना रहा है। इस अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में इतना मोल से घटकर इतना मोल हो जाता है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग निकालना है। अब औसत है कि ताक्षणिक है नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ वेग निकालना है। तो वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा, 2A है तो इसको कैसे लिख पाएंगे अपन? कल हमने पढ़ा था कि कोई भी स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जो बराबर नहीं है, इधर उत्पाद है, एक ही उत्पाद बन रहा है और यहाँ पे 2 मोल है, तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, वेग बराबर लिखेंगे हम 1/2, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस में रहता है, तो ये हो जाएगा ए डेल्टा ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा ए कितने में आ रहा है, -1, और यहाँ पर क्या है, डेल्टा ए निकालने की 5 से 4 हो रहा है, तो 0.4 R2 A2 जो रहेगा, जो दूसरा है, दूसरा माइनस पहला रहेगा, है ना। ये बाद में आ रहा है, ये पहले से प्रारंभिक अवस्था है, एक घट के फिर हो रहा है, तो जो घट रहा है उससे घटाएंगे, तो 0.4 माइनस 0.5 ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी दिया है 10 मिनट बाद बोल रहा है, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.1 आएगा, माइनस 0.1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.1 डिवाइड बाई 2×20 इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ कर देते हैं इनटू 100, है ना, लो 1000 कर देते हैं, और यहाँ इनटू 1000 करते हैं, इसे इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 20 इंटू ये वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 10 के पावर -3 हो जाएगा, और एक और ये 5 100 इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻³ मोल, क्या है, मोल में दिया है पर लीटर में, तो मोल पर लीटर, और ये क्या दिया है, मिनट में दिया है, यहाँ पर 10 मिनट बाद बोल रहा है, मोल पर लीटर पर मिनट, ये ऐसे हो जाएगा पर मिनट। इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 0.005 मोल, 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट लिख सकते हैं। अगर सेकंड में लिखें तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, 0.005 मोल डिवाइड बाई 60 कर देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, फिर वैसे 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 10⁻⁻5 करना पड़ेगा, तभी ये 500 आएगा, डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻⁻5, है ना, 1 2 3 4 5, तो 6.8 6 8 48 बज के 20 6 3 18 इतना 10⁻⁻5, ये हो जाएगा मोल पर लीटर, सेकंड में निकालेंगे तो पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, है ना, बहुत आसान से क्वेश्चन देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन रहता बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, ये हमने 2 सवाल देख लिए। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा अभिक्रिया की कोटि, लेकिन उसके पहले हमने पढ़ा था अभिक्रिया दर का नियम, है ना, दर नियम हमने पढ़ा था। तो दर नियम में हमने पढ़ा था कि दर
अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि इक्वल टू करेंगे तो क्या आता है, और कोई भी अभिक्रिया अभिकारक जो है ऐसे अभिकारक का सक्रिय मात्रा ऐसे रहता है, ये एक्स वाई जो भी रहेगा जिस पे डिपेंड करेगा ना, अभिक्रिया जो है जिस पे डिपेंड करेगा ये वही घातांक है। ये नहीं कि मोलों की संख्या है पूरा पूरा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सिर्फ हमें प्रयोग से पता चलता है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया का वेग है उसके अभिलक्षण हम देखने से पहले दो ठो पॉइंट ऐसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है कि मैं भी जब इस यूनिट को पढ़ रहा था, या फिर इस यूनिट को जब मैं स्कूल में था जब पढ़ता था, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि अभिक्रिया का वेग कब वो कौन से घातांक पे लगेगा, कब वो प्रथम कोटि का रहेगा, कब वो उसका वेग कहाँ से आएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता था। ठीक है, तो आप दो चीज़ लिख लीजिए जिस पे हमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। वो दो चीज़ क्या है आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़ है कि वेग का निर्धारण जो है ना, कोई भी वेग का निर्धारण प्रायोगिक होता है। हम नहीं बता सकते कि कौन से अभिक्रिया का वेग क्या है, ये प्रायोगिक है, इसे लैब में निकाला जाता है, उसका निर्धारण प्रायोगिक होता है। दूसरा, अभिक्रिया का कोटि जो है, कोटि क्या है हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, कोटि क्या है। तो कोटि नॉर्मल ये होता है, ये जो घातांक हम लगाते हैं ना अभिक्रिया का दर लगा के, ये जो कोटि रहता है ना, ये घातांक रहता है, इसी को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं कि कितने मोल मिलकर, कितने बाईमोलिकुलर है कि यूनिमोलिकुलर है रिएक्शन, है ना, एकल आणविक है कि द्विआण्विक है कि त्रिआण्विक है, तो उसके हिसाब से हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करते हैं। और ये भी जो कोटि है ये भी प्रायोगिक है ना। आपको सीधा रिएक्शन लिख के नहीं पूछेगा कि इसका कोटि बताओ, हाँ ऐसा लिख के पूछेगा, ऐसा ऐसा लिखेगा, इसका वैल्यू रहेगा जो भी रहेगा। मान लो दो ठो रहेगा, यहाँ पर ए है, एक्स है, यहाँ पे बी है, वाई है। अब इसके जगह पे 1/2 दे दिया है, इसके जगह पे 2 दे दिया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ने 4 1 5/2, अभिक्रिया की कोटि ऐसा हो जाएगा 2.5। तो ऐसे पूछेगा, लेकिन कोई रिएक्शन ए और वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका कोटि क्या है, ऐसा कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि रिएक्शन की कोटि का निर्धारण प्रायोगिक है, थियोरेटिकली नहीं कर सकते। वेग का निर्धारण प्रायोगिक है। अगर आपसे वेग पूछेगा तो आपको के का वैल्यू, वेग स्थिरांक का वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, है ना, मोलों की संख्या दिया रहेगा, तब जाके फिर वेग पूछेगा कि क्या आएगा, है ना। ऐसे नहीं पूछेगा कि ये अभिक्रिया है इसका वेग बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज होते हैं तो मैं अभी इस चैप्टर को करते करते जब हम पूरा और सवाल करेंगे ना, तब हम और भी पढ़ेंगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस पे कन्फ्यूजन करना है, किस पे कन्फ्यूजन नहीं करना है। एक्चुअली तो कन्फ्यूजन करना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दर नियम था उसके हिसाब से था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिक्रिया का जो सक्रिय मात्रा है उनके घातांक, है ना। तो उसे हम इक्वल टू लिखेंगे तो k रहता है, और यहाँ पे a मान लेते हैं a⁴x, और ये b⁴y, ऐसा समझ लो। तो ये जो है ये है वेग स्थिरांक, ये हमने पढ़ लिया था, ये हम जान गए थे, वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक के गुण हम समझते हैं कि उनके अभिलक्षण क्या क्या हैं। तो वेग स्थिरांक के लक्षण, अभिलक्षण, ठीक है। पहला यहाँ पे लिख लीजिए, वेग स्थिरांक के अभिलक्षण, क्या क्या चीज़ें उसके गुण हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो पहला चीज़ है वेग स्थिरांक के अभिलक्षण में हम पढ़ते हैं कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग का द्योतक है। कहने का मतलब, वेग स्थिरांक जो है इसका अगर मान ज़्यादा है, वेग स्थिरांक अनुक्रमानुपाती होता है वेग का। अगर वेग स्थिरांक ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज़्यादा होगा, है ना। इसका मान जितना अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा चीज़ है
कि इसका मान ताप पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मान ताप पे निर्भर करता है। ताप बढ़ाएंगे तो एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग निश्चित रहता है। ताप ऊपर नीचे होगा तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका मान भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, निश्चित ताप पर निश्चित रहेगा। तीसरा है कि वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की कोटि के अनुसार अलग अलग होता है। अभिक्रिया का जो कोटि है, अभी इसके बाद जस्ट हम अभिक्रिया की कोटि ही पढ़ेंगे। ठीक है, कोटि के अनुसार वेग स्थिरांक का मान रहता है। वेग स्थिरांक, इसका मान नहीं, इसका जो वेग स्थिरांक का, हाँ वही मान है, मतलब उसकी इकाई जो है और उसका मान जो है ना, सांद्रता पे रहेगा कि सांद्रता इनवर्स रहेगा, सेकंड में रहेगा कि सेकंड स्क्वायर रहेगा, डबल रहेगा, तिबल रहेगा, कैसा रहेगा, ये कोटि के अनुसार होता है। वो कैसे होता है अभी अपन आगे चलें के अभी देखेंगे, है ना। और इसका मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चौथा लिख लो कि वेग स्थिरांक का मान जो है, रेट कांस्टेंट का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किसके सांद्रता पर? अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कोटि पर निर्भर करता है लेकिन सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ और ये चीज़ अभी आगे चल के क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ याद रखिए। अब आगे अपन चलते हैं, अभिक्रिया का कोटि क्या है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? तो ये अभिक्रिया की कोटि है, इसे सिंपल शब्दों में हम समझें तो कोटि कहने का मतलब ये रेट, जो हम लॉ लिखते हैं, रेट लॉ, है ना, रेट इक्वल टू होता है के ए एक्स बी वाई, है ना। ये जो अभिकारक का सक्रिय मात्रा है, इस पर गुणनफल और उनके घातांक, ये वो घातांक है जिन पे निर्भर करता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था, जिन पे अभिक्रिया निर्भर करता है। तो ये जो घातांक हैं जिन पे ये वही आयन या मोलों की संख्या है जिन पे अभिक्रिया निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, तो इनका योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कहने का मतलब है कि उन अणुओं, परमाणुओं और आयनों की कुल संख्या के बराबर होती है, इनकी कुल संख्या के बराबर होती है जिन पे, है ना, जिनकी मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। जिस पर निर्भर करेगा उनका कुल, उसका जो योग होगा वही अभिक्रिया का कोटि होगा। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो किसी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में किसी अभिक्रिया के वेग नियम, क्या है वेग नियम? ये है वेग नियम। वेग नियम के व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होता है। ये जो प्रयुक्त सांद्रता है उनके घातांकों, प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों के योग के बराबर होता है।
यही चीज़ अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई लिखेंगे, तो जो वैल्यू आएगा है ना, यहाँ पे जो भी आएगा z जो भी आएगा ये हमारा कोटि कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक रिएक्शन है ना, ए प्लस बी ऐसा रिएक्शन है जो सी बना रहा है। तो ये रेट इक्वल टू के ए के पावर ए और बी के पावर बी। तो ये ए प्लस बी इक्वल टू जो वैल्यू आएगा यही हमारा कोटि रहेगा। ठीक है, तो हम इस पे देखते हैं कि हम कोटि को ये जो कोटि है वो हमारे पास क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अभिक्रिया की कोटि के समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, NH4NO2 है। इसका जब अभिक्रिया होता है, इसका रिएक्शन होता है तो ये बनता है, डिसोशिएट होता है नाइट्रोजन में और वाटर में। ठीक है, अब प्रयोग के द्वारा ये निर्धारण हुआ कि ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि का है। कैसे? जो अभिक्रिया है उसके शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ऐसे कोटि में, ऐसे ऑर्डर में रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि का है। कैसे हम पता चला? हमने इसका जो सांद्रता है इसे डबल किया तो ये जो बन रहा है ये 1 मोल दे रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन। इसे डबल करने पे ये डबल नाइट्रोजन देगा और ये दे रहा है इसका डबल हो जाएगा। इसका 3 गुना करने पे ये सब 3 गुना हो जाएगा, इसको 4 गुना करने पे ये 4 गुना हो जाएगा। ऐसे कब होगा? जब कोई रिएक्टेंट का जो सक्रिय मात्रा है उसके घात में 1 होगा, उसके पूरे घात में 1 होगा, तभी तो डबल करेंगे तो डबल, 3 गुना करेंगे तो 1 का जो या 2 का जो पावर 1 रहेगा, यहाँ पे 4 कर देंगे, 1 रहेगा, 4 1 कम 4 ही होगा। लेकिन वही चीज़ अगर स्क्वायर रह गया 2 तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना बढ़ाओगे इसको तो ये 16 गुना बढ़ जाएगा। अगर ऐसा रहा तो इसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी और डिटेल में जानेंगे, अभी मैं बस एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, तो एग्जांपल इसको लिखेंगे कैसे ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, H2O ये एक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया का दर कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा NH4 और NO2 ऐसा हो जाएगा। इसके पहले 1 है, कुछ नहीं है, तो ये पावर में 1 रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कोटि क्या है? तो इसका कोटि आएगा, कोटि बराबर होगा 1, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 2HI, 2 ठो मोलों की संख्या है, 2 ठो हीलियम आयोडाइड जो है वो बनाएगा H2 प्लस I2 बनाएगा। ठीक है, तो इसका जो दर है, दर बराबर हो जाएगा K इंटू ये हो जाएगा HI की सक्रिय मात्रा ऐसे, और ये 2 है तो पावर में हो जाएगा। क्योंकि हमने अभिक्रिया से पता प्रायोगिक निर्धारण जब किए लैब में ना, तब हमें रिएक्शन से पता चला कि इसको अगर डबल कर दें 4 गुना, तो ये जो है 1 मोल ये और 1 मोल ये जो बन रहा है, इसको हम 4 गुना करें तो ये जो है वो 8 गुना हो जाएगा, है ना। मोलों की संख्या जो है वो बढ़ जाता है और इसका जो घातांक है वो हमारा 2 है। तो यहाँ अभिक्रिया की जो कोटि है यहाँ पे 2 आ जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ये कहलाएगी। ठीक है, तो और एक रहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब जहाँ पे दर जो है इक्वल टू के, और जो अभिक्रिया है, अभिकारक का जो सक्रिय मात्रा है उसके घातांक में 0 रहेगा। किसी भी चीज़ का घातांक 0 है यानी कि उसका वैल्यू क्या रहता है? 1 रहता है, इतने का वैल्यू 1 रहेगा। 1 इंटू के करेंगे तो क्या आएगा? के ही आएगा। तो जो के है और अभिक्रिया का दर है वो दोनों बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब वो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, शून्य कोटि की
अभिक्रिया हो। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहने का अर्थ ये है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सक्रिय मात्रा पे निर्भर नहीं है। ये अभिकारक का सक्रिय मात्रा है, ठीक है। अभिकारक का क्या है? अभिकारक का ये सक्रिय मात्रा है। इस सक्रिय मात्रा की जगह में हम कुछ भी रख दें, 1 2 3 4 5 रख दें, कितने भी रख दें, उसका घात अगर 0 है तो इतने का वैल्यू 1 ही आएगा। यानी कि सक्रिय मात्रा को कम कर दें या बढ़ा दें, अभिकारक की सांद्रता को कम कर दें या बढ़ा दें, तो इन दोनों कंडीशन में ये घात 0 है तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया का वेग इसके सांद्रता पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर कहीं पे आपको कह दे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है मतलब कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। उसका सांद्रता जो है, अभिकारक हो चाहे उत्पाद, उसकी सांद्रता जो है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभाव नहीं करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। तो अभिक्रिया के वेग का जो ये कोटि, अभिक्रिया जो कोटि है, इन कोटि की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं, है ना। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो महत्वपूर्ण बातें लिख लेते हैं हम। किसके लिए? कोटि के लिए, है ना। कोटि के लिए, अभिक्रिया के कोटि के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अरे यार, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि, देखो पहला चीज तो आप याद रखो कि अभिक्रिया की कोटि जो है ना, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कहने का मतलब, जैसे अभी हमने शून्य का मतलब समझा कि शून्य कोटि अगर अभिक्रिया है तो वो अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रण पर निर्भर नहीं है। और ऋणात्मक है तो अगर सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा। उसे हम अभिक्रिया जो है उसके कोटि को ऋणात्मक कहते हैं, बढ़ाने पे घट जाने को ऋणात्मकता कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है 1 2 3, ऋणात्मक हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। अभिक्रिया की कोटि कितने प्रकार के हो सकते हैं? ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अभिक्रिया की कोटि, लेकिन मैक्सिमम 3 से ज़्यादा अभिक्रिया की कोटि नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये चीज़ मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। इसे आणविकता में भी ये चीज़ देखेंगे और ये भी देखेंगे। जैसे आणविकता है और ये जो अभिक्रिया के कोटि है, 3 से ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि आपस में रिएक्शन करने के लिए ना, कोई भी जो मॉलिक्यूल है आपस में रिएक्शन करने के लिए 1 ठो 2 ठो 3 ठो हो जाता है ना एक साथ, लेकिन 4 ठो का एक साथ रिएक्शन होना, 5 ठो का एक साथ रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए 3 से ज़्यादा हमें सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है। तो एक चीज़ हो गया कि ये ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। दूसरा चीज़ हम लिखते हैं, दूसरी बात हम जान लेते हैं अभिक्रिया की कोटि के लिए कि अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है। इसका निर्धारण जो है ना, निर्धारण केवल प्रायोगिक है। या फिर तब हम कह सकते हैं जो एकल पद में हो जाए, कोई सामान्यतः संतुलित जो रासायनिक समीकरण है उसका स्टैक्योमेट्रिक से अभिक्रिया की कोटि निर्धारण नहीं कर सकते हैं ना। अभिक्रिया की कोटि को स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन अगर संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के स्टैक्योमेट्रिक गुणांकों से अभिक्रिया की कोटि निर्धारित की जा सकती है। कब? जब एकल पद में संपन्न हो। यहाँ पर लिख लेना, अगर
अभिक्रिया एकल पद में संपन्न हो तब संतुलित रासायनिक समीकरण में स्टोइकोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है ना, गुणांक के आधार पे कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर एकल पद है, एक ही पद में हो जाता है, तब हम उसे लिख देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ क्या है कि एक से अधिक जो प्राथमिक पदों में होने वाली अभिक्रिया है ना, जैसे कि कोई अभिक्रिया है, अभी आणविकता पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि एक पद में नहीं, वो कई पद में होते हैं। तो जो RDT रहता है, RDS रहता है ना, इसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो है सदैव मंदतम अभिक्रिया होता है। कोई अभिक्रिया है, जैसे A से B जा रहा है ना, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, और उसे एक साथ लिखें तो A से D बन रहा है। तो अभिक्रिया ऐसे 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 जटिल अभिक्रिया है, और वो 2-3 स्टेप में हो रहा है। तो इन तीनों स्टेप में अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करेंगे। अभिक्रिया वेग का निर्धारण उस स्टेप में करेंगे जहाँ पे इसका जो स्पीड है, इसका जो वेग है, यानी कि जो गति है, वो सबसे मंद होगा। जो मंद होगा ना, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ जान लेते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो प्रायोगिक दशाओं पे निर्भर करता है। प्रायोगिक दशाओं पे निर्भर करता है। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि H2 प्लस Cl2 जो है, ये HCl2 HCl देता है। तो ये जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। यहाँ एक है, यहाँ एक है, इन दोनों को लिखेंगे तो एक एक है, तो ये हो जाएगा ऐसे H, और यहाँ Cl, H2Cl2, घात एक 1 + 1 = 2 हो जाएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन इसी अभिक्रिया को हम अगर जल से भरी एक नली के ऊपर क्रिया करें तो शून्य कोटि हो जाता है। हम एक नली में जल भर देते हैं और उसके ऊपर हम H2 और Cl2 का अभिक्रिया कराते हैं, तब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, इसके घात में शून्य हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करके हम देखते हैं H2 की सांद्रता बढ़ा के देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वेग में। Cl2 की सांद्रता बढ़ा के देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है वेग में। इसलिए हम कह सकते हैं तब ये शून्य कोटि की हो सकती है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है, ये प्रायोगिक दशाओं पे निर्भर करता है। अगर दशा उसके ऐसे हैं कि पानी के साथ है तो वो कुछ अलग कोटि होगा, और बिना पानी का है, जब सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो वो किसी और कोटि का होगा। ठीक है, तो ये चौथा बात हो गया हमारा अभिक्रिया की कोटि की महत्वपूर्ण बातों में से ये चौथी बात हो गई। ठीक है, पांचवा चीज़ ये रहता है, पांचवा चीज़ मैंने पहले में ही बता दिया था कि ये 3 से ज़्यादा, ये हमारा पांचवा है कि अभिक्रिया की कोटि 3 से ज़्यादा नहीं होता। सामान्यतः 3 से ज़्यादा नहीं होता है ना, नॉर्मल केस में बात हो रही है।
कोई एकाक हो, एक्सेप्शन हो, कोई ज़्यादा हो जाए तो उससे नहीं कर सकते। सामान्यतः 3 से ज़्यादा नहीं होता कोटि, है ना। शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तृतीय कोटि, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा करेंगे तो एक से ज़्यादा स्टेप में हो जाएगा और वो फिर अलग वैल्यू आ जाएगा उसका, ठीक है। यही चीज़ अभी आणविकता पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। जटिल अभिक्रिया और सरल अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसे करके हम पढ़ेंगे तो उसमें और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, सॉरी, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, ये हमारे समझ में आ गया, है ना। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे और एक दो प्रश्न बनाएंगे। यहाँ पे सवाल देता है, समझ लो कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में देता है कि अभिक्रिया की कोटि का वेग व्यंजक दिया हुआ है, उसका अभिक्रिया की कोटि क्या है। दिए गए वेग व्यंजक का, जैसे कि ए में पहला दिया है रेट इक्वल टू दिया है RAT, रेट इक्वल टू दिया है K इंटू 8 टू द पावर हाफ, और दिया है B के पावर 3/2 दिया है एक ठो, और दिया है यहाँ पर वेग बराबर K इंटू A के पावर 3/2 और B के पावर है -1। तो इन दोनों के अभिक्रिया की कोटि क्या होगी ये बताना है। तो वेग नियम तो दिया है, वेग नियम अभिक्रिया कोटि क्या होता है, घातांकों का योग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का योग 1/2 प्लस 3/2, सॉल्व कर दो, कॉमन आ जाएगा 2, 3 और 1 4 इक्वल टू 2, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो -1 इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1/2, ये हाफ हो गया, हाँ भिन्नात्मक में आ गया, आधे कोटि की अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, ठीक है। अब चलो हम अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से वेग स्थिरांक, ये जो वेग स्थिरांक है हमारा रेट कांस्टेंट, इसका यूनिट निकालेंगे कि अलग अलग अभिक्रिया की कोटि में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो वेग स्थिरांक का ये है, ये जो अभी वेग स्थिरांक है, ये कोटि के हिसाब से इसका जो यूनिट मान है, जो इसका यूनिट इकाई होता है वो अलग अलग आता है बोल के, है ना। तो वही चीज़ अभी निकालेंगे कोटि के हिसाब से क्या क्या आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हो जाएगा शून्य कोटि के लिए, कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका मतलब क्या, उसका मतलब शून्य कोटि का वेग नियम आता है, वेग बराबर होता है K और कोई अभिकारक है A, उसका घात शून्य है, यही हम समझे हैं अभी तक। उसका घात शून्य रहता है, वही शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यानी कि ये जो अभिकारक का सांद्रता है ये वेग पर निर्भर नहीं करता, इसके जो वेग जो निर्भर है वो सांद्रता पे नहीं करता, सांद्रता हम कम करें या ज़्यादा करें उसका वेग पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वेग नियम आता है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो K इक्वल टू लिखें तो क्या आ जाएगा, वेग हो जाएगा, वेग को हम दर भी कहते हैं, तो दर बटे यहाँ हो जाएगा A, ऐसा हो जाएगा 0, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो सक्रिय मात्रा है इसका यूनिट क्या होगा, इक्वल टू दर का यूनिट तो हम जानते हैं क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। और यह साथ सक्रिय मात्रा है यानी सांद्रता है, सांद्रता की इकाई क्या होती है, सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर।
तो मोल प्रति लीटर कट जाएगा ऐसे, इक्वल टू आएगा सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई जो है सेकेंड इनवर्स होता है, ये हम जान गए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के इक्वल टू होगा सेकेंड इनवर्स, ये उसका यूनिट होगा। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए के का मान क्या आता है? तो प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, दर नियम बराबर होगा के, और ये होगा ए के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का पावर 1 हो जाएगा। गड़बड़ हो गया दोस्ती, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, गड़बड़ हो गया, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा, लिखते हैं, यहाँ पर हमने छोटा सा गड़बड़ कर दिया, ये ऐसा नहीं रहेगा। ये जीरो है ना, इसको तो हम भूल ही गए। तो जीरो का वैल्यू क्या होता है, यहाँ 1 होगा ना, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मोल, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये पूरा टोटल हो जाएगा शून्य कोटि का जो ये है कि इस वेग स्थिरांक का जो इकाई रहेगा वो इतना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, लिख लेते हैं, फिर से हम लिख लेते हैं, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक की इकाई दर बराबर के ए के पावर 0 इक्वल टू के बराबर दर और पावर 0 इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1, इसका वैल्यू 1 रहता है, इक्वल टू यह आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। शून्य कोटि की अभिक्रिया और वेग के का जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई और वेग की इकाई बराबर होती है। ठीक है, ये हमारा निकल गया। दूसरा आएगा प्रथम कोटि के लिए। प्रथम के लिए क्या आएगा, दर बराबर होगा के इंटू ए के पावर 1, ऐसा हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के इक्वल टू दर बटे, ये उधर चला जाएगा, ए का पावर 1, यानी कि मोल पर लीटर, यहाँ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल पर लीटर, तब ये कट जाएगा और आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड इनवर्स है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई हो गया। तीसरा आएगा द्वितीय कोटि के लिए, निकालते हैं हम। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई जो है वो क्या आएगा, तो द्वितीय कोटि के लिए हो जाएगा दर, यानी कि के इक्वल टू हो जाएगा दर बटे ए जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मोल, इसके स्क्वायर है ना, मोल पर लीटर का ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 कर देते हैं, 2 अंदर चला गया। ठीक है, तो ये -2 हो गया, तो -2 का एक ठो कटेगा और ये कटेगा और मोल ऊपर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो मोल इन्वर्स लीटर जो है, एक ठो कटेगा, यहाँ -1 रहेगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स, है ना, समझ में आया। ये ऊपर नीचे कैसे होता है ये तो मालूम है ना 10th क्लास का इजी मैथमेटिक्स है, ऊपर नीचे जाता है तो क्या होता है। अब तो 6वीं 7वीं में भी ये सब आ गया है। ठीक है, तो मोल इन्वर्स लीटर
सेकंड इनवर्स। ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का हमारा इकाई है। ठीक है, द्वितीय कोटि के लिए। ठीक है, अब लिखते हैं अपन तृतीय कोटि के लिए। तृतीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा दर डिवाइड बाई ए सक्रिय मात्रा अभिकारक, और यहाँ क्या आ जाएगा, तृतीय के लिए 3 आ जाएगा, तो वही लिख दो, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर के घात 3 हो जाएगा। तो मोल 3 है, एक एक कटेगा, मोल का इन्वर्स में -2 हो जाएगा, मोल टू द पावर -2, और लीटर एक ठो है और यहाँ 3 ठो है, तो एक ठो कटेगा तो ऊपर जाके 2 ठो हो जाएगा, लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स ये हमारा आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 1 है, ये हमारा आ जाएगा। तो हमने कोटि के हिसाब से अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई क्या क्या होता है ये हम जान गए। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय देख लिए हमने कोटि। अगर nth कोटि का है ना, nवां कोटि, nth कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा, k का वैल्यू जो है उसका मान, उसका इकाई क्या आएगा k का, तो हम जानते हैं कि k इक्वल टू क्या आएगा, रेट आएगा, है ना, दर आएगा, यहाँ पे दर डिवाइड बाई ए का पावर क्या रहेगा, n रहेगा, ऐसा इसे हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, तो मोल नीचे में लिख देते हैं पर लीटर इनटू ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगा, यहाँ पर सेकंड रहेगा दर का, और ये क्या है, मोल पर लीटर है तो लीटर पर मोल हो जाएगा, यहाँ पे लीटर ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, ऐसे n हो जाएगा। ठीक है, तो मोल जो है ये एक ठो कट जाएगा, यानी कि n-1 हो जाएगा, मोल जो है वो -n-1 हो जाएगा, ऐसा मोल के पावर, या तो ऐसे लिखें या फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा n1, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो -n+1 हो जाएगा, यानी कि 1 - n हो जाएगा। इसी को आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं फिर ये लिखेंगे। ठीक है, ये मोल का हो गया, पर लीटर यहाँ पे n-1 है, इसको तो -1 लिख दिए, और ये क्या है, पावर n होगा तो +n होगा, ऐसे n-1 होगा, l के पावर n-1 होगा, और सेकंड है तो सेकंड का माइनस ऐसे होगा पर सेकंड। फाइनली लिख सकते हैं मोल के पावर 1 - n, यहाँ निकले 1 - n, और इसे लिख सकते हैं लीटर n-1 पर सेकंड, ये nवां के लिए है। ठीक है, k का वैल्यू, k की इकाई है ये, इतना ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपके कि ना आया, इस प्रकार से हमारा इकाई आ जाएगा, यूनिट आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं आणविकता, क्या देख लेते हैं, आणविकता देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। आगे फिर समाकलित वेग समीकरण देखेंगे, जहाँ से न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, फिर कोलेजन थ्योरी है और आर्हेनियस इक्वेशन है, वो 3 चीज़ें बचे हैं, और फिर उसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म, और फिर अपन बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर जो है ना रिवाइज हो जाएगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो लगभग 5 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, इजी चीज़ है। ठीक है, तो अभिक्रिया की आणविकता देख लेते हैं, क्या कहते हैं जिसे,
जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी जिसे कहते हैं, है ना, आणविकता। आणविकता देख लेते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ए होता है एक ठो सरल रासायनिक अभिक्रिया या फिर प्रारंभिक रासायनिक अभिक्रिया। प्रारंभिक या सरल रासायनिक अभिक्रिया, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कहने का मतलब है जो एक ही पद में संपन्न होता है वे अभिक्रियाएं, इसे लिख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जो एक ही पद में, है ना, एक ही स्टेप में, एक ही पद में संपन्न होता है। एक ही पद में संपन्न होता है। और दूसरा रहता है भी हमारा जटिल अभिक्रियाएं, जो एक पद में नहीं, एक से अधिक पद में, कई पदों में संपन्न होते हैं। कई पदों में संपन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इनको डिटेल में अपन देख लेते हैं कि जो ये प्रारंभिक अभिक्रिया है जिसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, वो उसमें आखिर हम कैसे। तो एलिमेंट्री जो रिएक्शन रहता है, जो एकल पदीय रिएक्शन रहते हैं, एक ही पद में संपन्न होते हैं, जैसे ए से बी गया ऐसे, वो रहता है पहला एक अणुक, जिसे क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर, एक अणुक अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर कहते हैं। यूनिमोलिकुलर, ये जो है ये यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर के लिए अगर हम कहें यूनिमोलिकुलर रहता है, और दूसरा एक और चीज़ रहता है, दूसरा रहता है द्विअणुक रहता है। द्विअणुक अभिक्रिया यानी कि रिएक्टेंट जो है दो ठो रहेगा, 2A दो ठो मिलके बनाएगा B, ऐसा। तो ये द्विअणुक हो जाएगा, है ना। इनका एग्जाम्पल देखें तो एक अणु का एग्जाम्पल देखें तो हमारा जो ब्रोमीन है Br2 डिसोसिएट होकर ब्रोमीन एटम बन जाता है ना। ये जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होकर ये बन जाता है। ये हमारा एकाणुक अभिक्रिया है जिसकी आणविकता एक होती है, ठीक है। द्विअणुक में क्या होता है? दो ठो मिल जाता है, 2A कर लो B हो जाता है, या फिर A प्लस B मिल के बनाते हैं C, ऐसा कह सकते हैं अपन। A प्लस B मिल के बनाते हैं तो ये द्विअणुक हो जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम, है ना, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2HiH2 प्लस I2, ऐसा बनाता है। ये दो ठो हाइड्रोजन आयोडाइड का जो है HI का दो मॉलिक्यूल मिल के बना रहे हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है। तो ये द्विअणुक अभिक्रिया हुई, एक ही पद में हो रहा है। जिस भी अभिक्रिया जो है, जो भी अभिक्रिया संपन्न होगा एक पद में, उनकी कोटि हम स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से करें तो ये द्वितीय कोटि हो जाएगा और ये प्रथम कोटि हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। और रहता है तीसरा त्रिअणुक रहता है, त्रिअणुक अभिक्रिया रहता है, त्रिआण्विक अभिक्रियाएं रहते हैं, है ना। वो क्या रहता है? फॉर एग्जांपल 2NO, दो ठो 2NO प्लस O2 दोनों मिलके बनाएंगे क्या? दोनों मिलके बनाएंगे 2NO2,
ऐसा बन जाएगा। तो ये 3 ठो है त्रिआण्विक अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से आणविकता होता है। तो ये सरल आणविकता है, इस पे 3 तक रहता है, 3 से ज़्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम जानेंगे। 3 से अधिक आणविकता सामान्यतः नहीं होते, अस्तित्व में नहीं होते। क्यों नहीं है? तो यहाँ पे आता है हमारा कोलेजन थ्योरी। कोई भी रिएक्शन जो है हम ये समझते हैं कि ये एक अणु है, ये एक अणु है, इन दोनों के टकराने से दोनों के आपस में बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी तक एनर्जी एक्साइट होता है और उसके बाद रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों आराम से टकरा जाएंगे। अब एक साथ हम करें तो 3 ठो एक साथ टकरा जाएंगे। अब हम कहें कि 4 अणु एक साथ टकराएंगे, ऐसे ऐसे दोनों यहाँ पे टकराएंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। 2 ठो टकराए तो एक तो तीसरा कहीं और चला गया, 3 ठो टकराए तो चौथा है वो कहीं और चला गया। तो मैक्सिमम 3 अणु टकरा सकते हैं एक साथ। चौथा को टकराने के लिए, एक साथ टकराने के लिए फिर जगह भी नहीं होता, और उनका जो ओरिएंटेशन है, जो उनका दिशा है टकराने का, वो नहीं जम पाता। इसलिए जो सामान्यतः हमने प्रयोगों से पाया है कि मैक्सिमम जो हमारे जो रिएक्शन हैं वो त्रिअणु के बाद आगे नहीं होते। ठीक है, हम कोलेजन थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, संघट्ट सिद्धांत, उसमें और डिटेल में हम एक समीकरण भी निकालेंगे। आगे चल के हम कल की क्लास में उसे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 से अधिक आणविकता ऐसा नहीं होता। 3 से अधिक आणविकता नहीं होती, इसलिए अभिक्रिया की कोटि जो है वो भी 3 से अधिक अक्सर नहीं होता। सामान्यतः हम यही देखते हैं कि 3 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरा चीज़ में। दूसरा हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गए। 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। जटिल वे अभिक्रियाएं होती हैं जो ए से बी में कन्वर्ट होता है ना। तो B प्लस सी करके फिर D में कन्वर्ट होता है, D से फिर E में कन्वर्ट होता है। यानी कि हमारे पास रिएक्शन है A से E में हो रहा है, तो उसको हम देखें तो वो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये 3 प्रकार के स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। तो इन जटिल अभिक्रियाओं में जो है अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। इनमें अभिक्रिया की आणविकता किसे कहेंगे? मान लो जटिल अभिक्रिया में हमें अभिक्रिया की आणविकता निकालना है, तो हम यहाँ से निकालें कि यहाँ से निकालें कि यहाँ से, किसमें से निकालें? तो वहाँ से निकाल लेंगे कि जिसका वेग निर्धारक पद है। वेग निर्धारक पद कौन सा होगा? मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि वेग निर्धारक पद जो है किस में निकाले थे अपन ने? अभिक्रिया की कोटि की जो इम्पोर्टेंट देखे थे ना, यहाँ पे कोटि का मान सांद्रता पे, और कहाँ पर देखे थे अपन? कोई बात नहीं, इधर देखते हैं अपन, है ना। अभिक्रिया की कोटि की बातें जाने थे, उसमें हमने देखा था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो इन तीनों स्टेप में से वो होगा जिसका वेग निर्धारण होगा। वेग निर्धारण उसका किया जाएगा जो अति मंद अभिक्रिया रहेंगी, जिसकी जो अभिक्रिया जो रहेगा मंद रहेगा, उसी का हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकालेंगे। और इसी का जो स्टेप रहेगा, यही स्टेप ही आणविकता निकालेगा।
आणविकता निर्धारण यही स्टेप करेगा। अगर आपसे पूछे कि जटिल अभिक्रियाओं में कौन सा अभिक्रिया की आणविकता निर्धारण करते हैं, तो उसी अभिक्रिया का आणविकता निर्धारण करते हैं जिसका गति जो है, जिसका वेग निर्धारण किया जाता है, यानी कि और वेग निर्धारण उसी का किया जाता है जो मंद अभिक्रिया रहता है, मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से ये आणविकता जाना। आणविकता बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो वही है, सरल और जटिल है। सरल में एक पद होता है, सिंगल पद में वो एक अणुक रहता है, द्विअणुक त्रिअणुक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है, क्योंकि कोलेजन नहीं हो पाता है। अभी कोलेजन थ्योरी पढ़ेंगे कल अपन, तो अच्छे से देखेंगे वहाँ पे कि आखिर कोलेजन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए 1 घंटे से ज़्यादा भी हो गया आज की क्लास। आज की क्लास कैसा रहा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जो भी क्लास 12th पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, करीब 17 या 14 तारीख को आई थिंक केमिस्ट्री का पेपर है। और अगर आपको कोई भी आपके सिलेबस में क्लास 12th में जहाँ भी आपको डाउट है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, जहाँ भी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चैप्टर कराइए बोल के, तो मैं उन चैप्टर का वीडियो लाऊंगा। लाइव डाउट क्लास भी होंगे। अगर आप 4-5 या फिर 8-10 स्टूडेंट हो जाते हैं मिल के, अगर आप बोलें कि कोई लाइव क्लास ले लीजिए, तो अपन यूट्यूब में या फिर जूम एप्लीकेशन में भी जाके लाइव क्लास ले सकते हैं, है ना। आपके जो डाउट है, आपके सवाल हैं जो भी हैं, वो क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर 1-2-4 सवाल भी करेंगे, हर एक चीज़ क्लियर भी हो जाएगा। और इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको अलग से बना के भेज दूँगा, है ना। अगर समझ में ना आए तो कोशिश तो किया हूँ काफ़ी चीज़ें समझाने की। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है।